नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल AB क्लासेस में। हम लोग पहले वाले वीडियो में अध्याय 1 समाप्त कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में अध्याय 2 प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय में हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इतिहास का सीरीज चला रहे हैं। पहले कुछ बात हो जानी चाहिए तो बेहतर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें इतिहास विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करवाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए। आशा करते हैं कि आने वाले आगामी परीक्षाओं में इसका बेहतर रूप से आप लोग उपयोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन क इतिहास, ऑप्शन ख पुरातत्व, ग मुद्रा राक्षस, घ अभिलेख शास्त्र। इसका उत्तर होगा अभिलेख शास्त्र। तो चलते हैं मित्रों अगले वीडियो की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वीडियो को देखते रहे, आराम से अपने मन में इसका जवाब दें। कुछ टेक्निकल समस्याएं होती रहती है जिसके कारण हम वीडियो देर से अपलोड कर पाते हैं मित्रों। बस आपका प्यार और दुलार चाहिए, समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जनपद शब्द इंगित करता है? ऑप्शन में 4 देखिए ध्यान से। क में प्रशासनिक इकाई, ख में क्षेत्रीय इकाई, ग धार्मिक संप्रदाय, घ सामाजिक इकाई। इसका उत्तर होगा मित्रों क्षेत्रीय इकाई। ध्यान से आप नोट करते चलें। 50 के 50 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अपने कॉपी पे नोट करते जाइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन था? हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन था? क आक्राध्यक्ष, ख सीताध्यक्ष, ग पन्याध्यक्ष, घ पौतवाध्यक्ष। आप अंदाज लगाएं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए मित्रों, इसका उत्तर होगा ख सीताध्यक्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है क्लास 12th के लिए। आप इसे जरूर नोट करें। VVI है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, VVI क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? क मौर्यों ने, ख हिंद यूनानियों ने, ग कुषाणों ने, घ गुप्तों ने। बताइए मित्रों इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ख हिंद यूनानियों ने। याद रखिएगा कि सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले हिंद यूनानी थे, उसके बाद कुषाण थे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे कुषाण टिक कर देते हैं और उसका उत्तर हो जाता है गलत। तो ध्यान रखें, इससे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शक संवत का आरंभ किसने किया था? क मिनांडर, ख गोंदोफर्निज, ग रुद्रदामन, घ कनिष्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका उत्तर होगा घ कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, बहुत ही प्रतापी राजा कनिष्क। इसने शक संवत भी प्रारंभ, देखिए शक संवत आरंभ किया था। तो चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में किसने भूदान आंदोलन, या इसे देखिए, निम्नलिखित में किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? 4 वंश का नाम है। क मौर्यों ने, ख कुषाणों ने, ग सातवाहनों ने, घ गुप्तों ने। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा मित्रों। तो इसका उत्तर होगा ग
सातवाहनों ने। याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा, काफी समय भी आप लोगों को दिया जा रहा है। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है कि इस बार एग्जाम में जरूर आएगा। इनमें से कम, अब ये तो कहना ठीक नहीं होगा कि 10 आ जाए, 20 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, जो भी हो 50 के 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मित्रों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? क कौटिल्य, ख कालिदास, ग विष्णु शर्मा, घ विशाख दत्त। इसका उत्तर बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो इसका उत्तर होगा घ विशाख दत्त। हाँ जी मित्रों, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। ध्यान से याद कीजिएगा, आपके जीवन में आने वाले रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, बीपीएससी सभी तरह की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यह प्रश्न हो जाता है VVI। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ध्यान से सुने, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? क आर्यभट्ट, ख कालिदास, ग हरिसेन, घ वानभट्ट। तो बताइए मित्रों इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा हरिसेन। ऑप्शन नंबर ग सही होगा, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न संख्या 9, ध्यान से देखें। क बैक्टीरियाई यूनानियों, ख पल्लवों, ग शकों ने, घ कुषाणों ने। इसका उत्तर होगा मित्रों कुषाणों ने। नोट कीजिए इसको, कुषाणों ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पश्चिम का मालिक किन्हें कहा जाता है? पश्चिम का मालिक किन्हें कहा जाता है? क अशोक, ख गौतमीपुत्र सातकर्णी, ग अजातशत्रु, घ बिंबिसार। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका उत्तर होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? क ग्रीक एवं अरमाइक, ख प्राकृत एवं ब्राह्मी, ग हिंदी एवं उर्दू, घ अरबी एवं फारसी। तो इसका उत्तर होगा मित्रों, आप बताएं इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ख प्राकृत एवं ब्राह्मी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने प्रस्तुत है। मगध का निम्न में से किन नदियों के व्यापार मार्ग पर नियंत्रण था? इसका ऑप्शन है क गंगा, ख सोन, ग गंडक और घ इनमें से सभी। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मित्रों घ सभी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? महाजनपद काल में आप लोगों को हम क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। देखिए अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर नोट करते चलें। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? क तोसली, ख उज्जैन, ग वैशाली, घ माहिष्मती। आपने बाहुबली तो देखा ही होगा, उसमें भी माहिष्मती का वर्णन किया गया है। इसका उत्तर होगा मित्रों अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती दोनों था। ऐसे ऐसे भी प्रश्न बीच बीच में आते रहेंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में मित्रों क्या कहा गया है? प्रश्न संख्या 14 है। इसके ऑप्शन है क गणतंत्र, ख गणसंघ, ग कुलितंत्रीय, घ इनमें से सभी। इसका उत्तर होगा मित्रों
गण संघ, याद रखिएगा इसका उत्तर होगा गण संघ। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 15 है, कौशाम्बी को आधुनिक काल में किस नाम से जाना जाता है? क कौशल, ख कानपुर, ग कन्नौज, घ राजगिरी। तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मित्रों कन्नौज। ध्यान से सुने, कौशाम्बी को आधुनिक काल में कन्नौज के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 देखें क्या है। 16 महाजनपद का उदय किस काल में हुआ था? क गुप्त काल, ख मौर्य काल, ग बुद्ध काल, घ ऋग्वैदिक काल। तो बताएं उसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मित्रों बुद्ध काल। ऑप्शन नंबर का बुद्ध काल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, प्राचीन भारत की प्रारंभिक लिपि को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत की प्रारंभिक लिपि को क्या कहा जाता है? ये आपके कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हम आपको नहीं बताएंगे, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको पता ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछें, आपको उत्तर बता दिया जाएगा। तो चलिए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस वंश पर प्रकाश पड़ता है? क गुप्त वंश, ख मौर्य वंश, ग हर्यक वंश, घ सातवाहन वंश। तो इसका उत्तर होगा मित्रों, इसका उत्तर होगा इसका उत्तर होगा 18 का ख मौर्य वंश। इसका उत्तर होगा मौर्य वंश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इसे नोट करें ध्यान से। देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये प्रश्न है VVI, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 19 नंबर प्रश्न है, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? क चंद्रगुप्त मौर्य, ख चंद्रगुप्त द्वितीय, ग अजातशत्रु, घ कोई नहीं। तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका उत्तर होगा घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा अशोक। मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक अशोक। याद रखना मित्रों, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक अशोक था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? क स्तंभ, ख चैत्य, ग स्तूप, घ अभिलेख। इसका उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन क स्तंभ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने दुख निवारण के लिए क्या बताया था? ऑप्शन क सामाजिक नियम, ख अष्टांगिक मार्ग, ग आर्य सत्य, घ कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब इनमें से कोई नहीं।
देखते चले, इसे नोट करते चले। प्रत्येक प्रश्न को आप अपने कॉपी में जरूर नोट करें। इसका उत्तर होगा ख, अष्टांगिक मार्ग मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न 21 नंबर तक हम लोग कर लिए हैं। आराम से देखते चलें। वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखें। अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? क, कनिंघम, यही कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो आप लोग अध्याय 1 में पढ़ चुके होंगे। ख, मार्शल। ग, जेम्स प्रिंसेप। घ, प्लीट। तो इसका उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ग, जेम्स प्रिंसेप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23 नंबर, धम्म की भाषा क्या थी? जी हाँ दोस्तों, इन सभी प्रश्नों पे आप अपनी पैनी निगाह बनाए रखें। धम्म की भाषा क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धम्म की भाषा क्या थी? क, देवनागरी। ख, प्राकृत। ग, खरोष्ठी। घ, संस्कृत। तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मित्रों प्राकृत। इसका उत्तर होगा प्राकृत। धम्म की भाषा क्या थी? प्राकृत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। अगला प्रश्न है 24 नंबर, सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? क, छत्तीसगढ़। ख, मध्य प्रदेश। ग, उत्तर प्रदेश। और घ, गुजरात। तो इसका उत्तर होगा मित्रों मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम टिक लगा रहे हैं, आप इसे ध्यान दें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, 13वां शिलालेख में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ये हम लोग आधा जर्नी पार कर चुके हैं प्रश्नों का। 50 प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? क, जैन धर्म। ख, बौद्ध धर्म। ग, इस्लाम धर्म। घ, पारसी धर्म। इसका उत्तर होगा मित्रों 26 का आंसर होगा, आप बताएं क्या होगा? पहले अपने मन में इसका उत्तर दे दीजिए, उसके बाद हम तो बताएंगे ही। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, बौद्ध धर्म। वही बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। इन प्रश्नों पे आप अपनी पैनी निगाह बनाए रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, हर एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। 27 नंबर प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आप बारीकी से देखें, याद रहना चाहिए, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, बिल्कुल याद रहना चाहिए। क, पाटलिपुत्र। ख, वैशाली। ग, कश्मीर। और घ, राजगृह। तो इसका उत्तर होगा मित्रों, बताइए क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर घ, राजगृह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों क्वेश्चन नंबर 28। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का लेखक कौन था, या अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ को किसने लिखा था? आप जानते हैं इसका उत्तर, तो बताएं। ऑप्शन क, अश्वघोष। ऑप्शन ख, वानभट्ट। ऑप्शन ग, कालिदास। ऑप्शन घ, कौटिल्य। वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, एक बार फिर से बता रहे हैं, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इसका उत्तर होगा कौटिल्य। यही कौटिल्य है जिनका नाम चाणक्य है और विष्णुगुप्त भी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? क 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ग 4ठी ईसा पूर्व, घ 3री ईसा पूर्व। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर होगा ग 4ठी ईसवी पूर्व। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 30। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? क जैन धर्म, ख बौद्ध धर्म, ग शैव धर्म, घ वैष्णव धर्म। इसका उत्तर होगा मित्रों, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। आप जरूर जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो नोट कीजिएगा। त्रिपिटक का मतलब 3 टोकरियां होती है, ज्ञान की 3 टोकरियां। त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? क मगध, ख कौशल, ग अवंती और घ गांधार। तो बताएं मित्रों इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा मगध। मगध की राजधानी थी राजगृह। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को भी जरा आप ध्यान से देखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। अशोक का संबंध किस राजवंश से है? सोचें आप। ऑप्शन क चोल वंश, ऑप्शन ख नंद वंश, ऑप्शन ग गुप्त वंश, ऑप्शन घ मौर्य वंश। इसका उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर घ मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, याद रखिएगा इसे भी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर प्रश्न है, किस वंश के राजाओं ने अपने को देवपुत्र घोषित किया? जी हाँ मित्रों, किस वंश के राजाओं ने अपने को देवपुत्र घोषित किया? ऑप्शन क नंद वंश, ऑप्शन ख मौर्य वंश, ऑप्शन ग शुंग वंश, ऑप्शन घ कुषाण वंश। तो बताइए मित्रों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा देवपुत्र घोषित किया था कुषाण वंश के राजाओं ने। याद रखिएगा, जी हाँ, कुषाण वंश के राजाओं ने। ये सब प्रश्न आपको कभी कभी प्रॉब्लम में डाल देगा, ध्यान में रखिएगा। किस वंश के राजाओं ने अपने को देवपुत्र घोषित किया? उत्तर होगा कुषाण वंश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। अगला प्रश्न है 34 नंबर, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? यह प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखें। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन क कोषाध्यक्ष, ख मुद्राध्यक्ष, ग लक्ष्मणाध्यक्ष, घ सीताध्यक्ष। इसका उत्तर होगा मित्रों, बताएं इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा लक्ष्मणाध्यक्ष। लक्ष्मणाध्यक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका उत्तर आप बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं। 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है क श्रीगुप्त, ख समुद्रगुप्त, ग देवगुप्त, घ भानुगुप्त। इसका उत्तर होगा मित्रों श्रीगुप्त। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा श्रीगुप्त। याद रखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36। अब मात्र 15 क्वेश्चन बच गया है, आप शांति बनाए रखें, है ना। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो जरूर से जरूर नोट करें। अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो, अगर आपको हो रहा हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
जरूर से जरूर शेयर करें मित्रों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36 है, किस शासक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यह क्वेश्चन हो जाता है VVI। आप इसे ध्यान में रखें। ऑप्शन क चंद्रगुप्त मौर्य, ख बिंदुसार, ग अशोक और घ अजातशत्रु। तो इसका उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ग अशोक। याद रखिएगा कि धम्म नीति का प्रतिपादन अशोक ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहे तो आपको मैं इतिहास का सब्जेक्टिव भी इसी तरह से जरूर करवाऊंगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? अगर आप चाहते हैं कि आपको सब्जेक्टिव भी कराया जाए तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सब्जेक्टिव कराया जाए या नहीं कराया जाए। आगे देखिएगा 37 नंबर प्रश्न है क। पहले प्रश्न को पढ़ देते हैं। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन क बौद्ध धर्म, ऑप्शन ख जैन धर्म, ऑप्शन ग हिंदू धर्म, ऑप्शन घ सिख धर्म। इसका उत्तर होगा मित्रों 37 का उत्तर होगा, बताएं क्या होगा? हीनयान और महायान संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो ये उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क बौद्ध धर्म। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। अब मात्र 12 ही प्रश्न बच गए हैं। ध्यान से देखें, सुने, एक बार नहीं 10 बार वीडियो को देखें, नोट करें, बस आप सुनते रहें। मेरा वादा है आपसे कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्यों की सेना में कितने पैदल सैनिक थे? जी हाँ दोस्तों, कितने पैदल सैनिक थे? ऑप्शन क 8 लाख, ख 10 लाख, ग 5 लाख, घ 6 लाख। तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा? मैंने सभी प्रश्नों को क्लास में बता दिया है, आप देखें इसे क्या होगा। ये बड़ा ही कठिन प्रश्न है। आप सोच रहे होंगे पता नहीं 8 लाख होगा, 10 लाख होगा, 5 लाख होगा, 6 लाख होगा, तो क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी बताएं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ 6 लाख। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इतिहास विषय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 39। चलिए देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या है। तो लीजिए प्रस्तुत है आपके सामने प्रश्न संख्या 39। 39 नंबर प्रश्न है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? जानकारी मिलती है। कौन सा प्रश्न है? पतंजलि के महाभाष्य से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? वीडियो के साथ बने रहे मित्रों। क गुप्त काल, ख मौर्य काल, ग शुंग काल, घ सातवाहन काल। तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मित्रों गुप्त काल। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा गुप्त काल। सभी विद्यार्थी से नोट करते चले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखें। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? इसका उत्तर होगा, पहले ऑप्शन पढ़ देते हैं फिर इसका उत्तर बताएंगे। जैसा कि आप ऑप्शन देख ही रहे होंगे, फिर भी मैं आपको ऑप्शन इसीलिए पढ़ देता हूं, हो सकता है कि आप सुन के याद करना चाहते हो, तो ऑप्शन भी साथ में सुनते चलें। ऑप्शन क जैन धर्म, ऑप्शन ख बौद्ध धर्म, ऑप्शन ग हिंदू धर्म, ऑप्शन घ सिख धर्म। तो इसका उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर क जैन धर्म। तो यहां हम लोग का 40 प्रश्न कर चुके हैं।
अब मात्र 10 प्रश्न बचे हैं, तो चलते हैं